हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स डू इट। तो डिस्कस करेंगे आज हम यहाँ पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर की इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 63। तो अगर अभी तक आपने इसकी पार्ट 62 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर के चेकआउट कर सकते हैं। एंड देखिए, आज हम यहाँ पर जो है 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको साथ साथ में खुद को चेक भी करते रहना है कि आपके जो है इनमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एंड वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन हमारे पास है फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 121 से। निम्न में से किसे दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय जाता है? तो देखिए, दक्षिण भारत में जैन धर्म के प्रसार का श्रेय जो है ये जाता है भद्रवाहु को। सो ऑप्शन इसका यहाँ पर जो है ए इसका राइट आंसर है। देखिए, जैन धर्म की अगर हम बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे ऋषभदेव थे, और ऋषभदेव को ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है। एंड जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे वो थे स्वामी महावीर, और स्वामी महावीर का जन्म जो था हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में। और स्वामी महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा, उनकी पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, और स्वामी महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। और स्वामी महावीर जो थे उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त करके जो था गृह त्याग किया था। और स्वामी महावीर जो थे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद। उन्हें जंभिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जो था ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। एंड देखिए, मगध जो था, मगध में लगभग 300 ईसा पूर्व जो है एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें भद्रवाहु जो थे वो कर्नाटक चले गए थे। कौन? भद्रवाहु। जब जो था मगध में लगभग 300 ईसा पूर्व में जो था एक भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें भद्रवाहु जो थे अपने शिष्यों सहित जो थे ये कर्नाटक चले गए थे। और स्थूल भद्र ये यहीं रुक गए थे मगध में। तो जब भद्रवाहु जो हैं वापिस से आते हैं मगध में, तो वहाँ पर मगध के साधुओं से जो है इनका मतभेद हो जाता है। तो इसी के चलते जो था जैन धर्म दो भागों में बंट जाता है, एक श्वेतांबर और दिगंबर। तो भद्रवाहु जो थे, भद्रवाहु किसी से बाद में कहलाते हैं दिगंबर। जैन धर्म दो भागों में बंट जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। तो भद्रवाहु के नेतृत्व वाले कहलाते हैं दिगंबर, और स्थूल भद्र के नेतृत्व वाले साधु कहलाते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर होता है नग्न रहने वाले। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मौर्य साम्राज्य का पतन लगातार आक्रमणों से हुआ था तथा भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए, भारत पर आक्रमण किसने किया था? बैक्ट्रियन ग्रीकों ने किया था। सो ऑप्शन इसका यहाँ पर जो है ये है ए राइट आंसर। देखिए, मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो था 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम जो था, माता का नाम मोरा था, और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था दुर्धरा से। और दुर्धरा कौन थी? ये थी घनानंद की पुत्री। जस्टिन जो हैं, जस्टिन, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस कहा है, जिसकी पहचान जो थी विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। एंड देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो 322 ईसा पूर्व में जो था चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर बैठा था। और देखिए, मौर्य वंश की अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य जो था लगभग 137 वर्षों तक रहा था। भगवत पुराण के अनुसार माना जाता है कि मगध में जो था कुल 10 राजा हुए थे, लेकिन वायु पुराण इसके अनुसार माना जाता है कि मगध में जो था 9 राजाओं ने शासन किया था। और देखिए, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक जो था वो था बृहद्रथ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो बन जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बादामी का कौन सा एकमात्र चालुक्य राजा था जो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जाना गया था? तो देखिए, बादामी का कौन सा एकमात्र शासक था जो चालुक्य राजा था जो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए जाना गया था? तो ये था पुलकेशिन प्रथम। ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है ये है बी राइट आंसर। एंड देखिए, अगर हम बात करें चालुक्य वंश बादामी या वातापी की, तो इसका संस्थापक जो था वो था जय सिंह संस्थापक था।
अच्छा, एक क्वेश्चन बन जाता है कि जिनेंद्र का मेगुती मंदिर, कौन सा मंदिर है, मेगुती मंदिर का निर्माण जो था किसने किया था? तो देखिए, जिनेंद्र के मेगुती मंदिर का निर्माण जो था ये किया था पुलकेशन द्वितीय ने। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। एंड पुलकेशन द्वितीय जो था इसने हर्षवर्धन को हराया था। किसे हराया था? हर्षवर्धन को। जिसके बाद जो था पुलकेशन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? परमेश्वर की उपाधि इसने धारण की थी। एंड चालुक्य वंश वातापी का अंतिम शासक कौन था? तो वो था कीर्तिवर्मन द्वितीय। कीर्तिवर्मन द्वितीय जो था चालुक्य वंश वातापी का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से दिल्ली के कौन से सुल्तान ने ब्राह्मणों से जजिया वसूला था? तो ये कौन था? ये था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक जो था इसने ये एक ऐसा पहला मुसलमान शासक था जिसने जो था ब्राह्मणों से जजिया वसूला था। एंड देखिए, इसकी अगर हम बात करें फिरोज तुगलक की, तो फिरोज तुगलक जो था जागीर व्यवस्था को पुनः लागू किया था इसने। और इसने जो था 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर खम्स, खराज, जजिया और ज़कात लगाए थे। और इसने सिंचाई कर भी लगाया था। किसने लगाया था? फिरोज़ तुगलक ने। फिरोज़ तुगलक जो था इसने दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, बन जाते हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्रुपद धमार गायन शैली शुरू की गई थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आंसर की में इसका राइट आंसर हमें मिलता है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। ध्रुपद धमार गायन शैली शुरू की गई थी अमीर खुसरो के द्वारा। लेकिन जो है देखिए, कहीं कहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर जो है राजा मान सिंह तोमर में मिलता है और कहीं कहीं पर विष्णु दिगंबर पुरस्कार भी दिया हुआ है। तो देखिए, राजा मान सिंह तोमर के दरबार में जो था संगीत कार्यों के द्वारा ध्रुपद धमार गायन शैली का यूज़ किया जाता था। और तो देखिए, इस क्वेश्चन को लेकर के थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज है तब आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन आंसर की में है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। एंड देखिए, हमने अपनी पिछली वीडियो में अमीर खुसरो से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। एंड क्वेश्चन क्या था कि किस कवि को अकबर के काल के दौरान फारसी का प्रतिभा संपन्न लेखक माना जाता था? तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका मैंने आपको आंसर बताया था अमीर खुसरो। एंड ऑप्शन आंसर की में भी इसका राइट आंसर जो है वो अमीर खुसरो ही दे करके रखा हुआ है। लेकिन वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो होना चाहिए था अबुल फजल। देखिए, क्वेश्चन क्या था कि किस कवि को अकबर के काल के दौरान फारसी का प्रतिभा संपन्न लेखक माना जाता था? तो वो होना चाहिए था मेरे हिसाब से यहाँ पर अबुल फजल। लेकिन ऑप्शन आंसर की में इसका राइट आंसर अमीर खुसरो दे करके रखा हुआ है। देखिए, अमीर खुसरो जो थे, अमीर खुसरो ने आईने अकबरी लिखी है और अकबरनामा। तो वैसे अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी अगर जानकारी है तब आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन आई थिंक इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसके शासन में दक्षिण में तमिल क्षेत्र तक मुगल साम्राज्य फैला हुआ था? तो देखिए, ये था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब के शासन में दक्षिण में तमिल क्षेत्र तक मुगल साम्राज्य फैला हुआ था। सो 120 क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। देखिए, औरंगज़ेब की अगर हम बात करें तो औरंगज़ेब के गुरु का नाम जो था वो था मीर मोहम्मद कासिम। क्या नाम था? मीर मोहम्मद कासिम जो था औरंगज़ेब के गुरु का नाम था। और औरंगज़ेब जो था इसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? जिंदा पीर के नाम से। देखिए, औरंगज़ेब जो थे इन्होंने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या की थी 1675 में दिल्ली में। और औरंगज़ेब जो था इसके समय में सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों को नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट जो था वो था औरंगज़ेब। तो ये औरंगज़ेब से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह दक्षिण भारतीय राजा जो अपने साम्राज्य में रेशम उत्पादन को कृषि उद्योग के तौर पर परिचालन में लाया, तो ये कौन था? ये था टीपू सुल्तान। ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है डी राइट आंसर है। देखिए, टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें तो हैदर अली का उत्तराधिकारी जो था टीपू सुल्तान था। और टीपू सुल्तान ने पादशाह की उपाधि धारण की थी।
और पातशाह की उपाधि इसने धारण की थी 1787 में जो था इसने पातशाह की उपाधि धारण की थी। एंड टीपू सुल्तान को जो है शेर ए मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। शेर ए मैसूर के नाम से टीपू सुल्तान को जाना जाता है। और टीपू सुल्तान जो था इसने राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था और इसने जो था टीपू सुल्तान ने जैकोवीन क्लब की स्थापना भी की थी। किसकी स्थापना की थी? जैकोवीन क्लब की स्थापना की थी टीपू सुल्तान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का उत्कृष्ट रूप से प्रतिवाद किया गया था किसके द्वारा? चित्तरंजन दास। ऑप्शन जो है ए इसका राइट आंसर है। एंड चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो थे उन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? 1 जनवरी 1923 को की थी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। पृथ्वी की सतह पर वह काल्पनिक रेखा जो 180 डिग्री या उत्तर रेखा का नज़दीक से अनुसरण करती है वह कौन सी है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। ऑप्शन यहाँ पर इसका जो है सी राइट आंसर है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि 180 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक अंतर होता है। अब ये अंतर क्या होता है? देखिए 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर जो है ये 12 घंटे आगे रहता है। एंड 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम जाने पर जो है टाइम 12 घंटे पीछे रहता है। और दोनों के बीच डिफरेंस कितना होता है? 24 घंटे का डिफरेंस होता है। तो ग्रीनविच देशांतर जो है उससे 180 ग्रीनविच देशांतर और 180 देशांतर के बीच जो है 24 घंटे का डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त दुर्लभ तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से प्राप्त दुर्लभ तत्व जो है वो है एस्टेटाइन। ऑप्शन यहाँ पर इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा एक शहर मेकांग नदी से संलग्नित है? तो देखिए मेकांग नदी कौन सा शहर? तो देखिए नोम पेन जो है ये मेकांग नदी के किनारे है। सो ऑप्शन इसका जो है बी इसका राइट आंसर है। देखिए कुछ और शहर भी पूछे जा सकते हैं आपसे जैसे कि रोम जो है ये किस नदी के किनारे है? तो रोम टाइबर नदी के किनारे है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये टेम्स नदी के किनारे है। पेरिस भी कई बार पूछा जाता है तो पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे है। बगदाद भी पूछ लिया जाता है तो बगदाद जो है ये टाइग्रिस नदी या टिग्रिस नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जापान में स्टिप घाटियों पर से जो गर्म तथा शुष्क हवाएं नीचे की ओर प्रवाहित होती हैं कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं यामो नाम से। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1893 के डूरंट समझौते ने क्या सीमांकित किया था? तो 1893 के डूरंट समझौता जो था उसने भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा विभाजित की थी। सो ऑप्शन इसका ए यहाँ पर राइट आंसर है, इंडो अफगान सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। उत्तरी मैदानों में कौन सी मृदा सर्वसामान्य रूप से प्राप्त है? तो उत्तरी मैदानों में हमें एलुवियल सोयल जो है ये हमें देखने को मिलती है। सो ऑप्शन इसका सी ई जो है राइट आंसर है। एलुवियल जो होती है सोयल इसे हम जलोढ़ मृदा के नाम से भी जानते हैं और इसमें पोटास की अधिकता होती है। एंड एलुवियल सोयल जो होती है जलोढ़ मृदा जो होती है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नासिक शहर निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो नासिक शहर जो है ये गोदावरी नदी के किनारे है। देखिए गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो गोदावरी नदी जो है पश्चिमी घाट में नासिक स्थित त्र्यंबक नामक स्थान से निकलती है और गोदावरी जो है इसे बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जानते हैं। और गोदावरी नदी प्रवाहित कहाँ कहाँ पर होती है, कौन से स्टेट में? तो देखिए गोदावरी जो है ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है। ये डेल्टा कहाँ पर बनाती है गोदावरी नदी? तो राजमुंडी के पास जो है ये डेल्टा बनाती है, राजमुंडी के पास। और गोदावरी की सहायक नदियों की बात करें तो देखिए पूर्णा, वेनगंगा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और मंजरा जो हैं ये गोदावरी की सहायक हैं। मंजरा नदी जो है दक्षिण भारत से आकर के इसमें एकमात्र मिलने वाली इसकी सहायक नदी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो कि बन जाते हैं और एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। आगे बात तो देखिए यहाँ पर जो है हमने 15 क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर लिए हैं। तो आपको अब कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपकी 15 में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए हैं। और देखिए
और देखिए आज हम यहाँ पर जो है इस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। देखिए आज हम जो है ट्रैफिक इंस्पेक्टर, जिसका पोस्ट कोड 819 है, इस एग्ज़ाम के नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में, मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एंड मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो अगर किसी को ये सब चीज़ें पता है तो वो अभी जो है यहीं पर वीडियो को स्किप कर सकता है, एंड जिनको पता नहीं है वो कंटिन्यू रह सकते हैं। तो देखिए चलिए बात करते हैं। तो देखिए फर्स्टली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ पोस्टेज की। तो किसी को ये भी रहता है कि यहाँ पर जो है सैलरी कितनी मिलेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। एंड देखिए इस पोस्ट की अगर हम बात करें तो जनरल यूआर की देखिए 4 पोस्टेज हैं, एससी यूआर की 1 पोस्ट है, एंड ओबीसी यूआर की जो है 1 पोस्ट है। टोटल जो है पोस्ट कितनी है, 6 पोस्ट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो देखिए मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, आपने +2 की होनी चाहिए, एंड आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए वर्ड प्रोसेसिंग की। तो देखिए यहाँ पर जो है आपसे इस एग्ज़ाम में जो है वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो देखिए आई थिंक यहाँ पर आपको जो है कम से कम 10 क्वेश्चन, 5 या 6 क्वेश्चन या ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग से। तो देखिए आपको जो है ये वाला पोर्शन भी अच्छे से कवर करना है वर्ड प्रोसेसिंग का। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन की। देखिए डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन यानी कि ये होती है आपकी वांछनीय योग्यता। तो देखिए आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है कि नॉलेज ऑफ कस्टम्स, मैनर्स एंड डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड सुटेबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट इन द पिक्यूलियर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द प्रदेश। इसमें आपको बोला गया है कि आपको हिमाचल प्रदेश के कस्टम्स यानी कि रीति रिवाज़ों, कस्टम यानी कि यहाँ पर आपको रीति रिवाज़ों का, मैनर यानी कि आपको तौर तरीक़ों का, एंड डायलेक्ट यानी कि आपको यहाँ की बोलियों का पता होना चाहिए। और जो है हिमाचल प्रदेश में प्रचलित अजीबोगरीब परिस्थितियों में नियुक्ति के लिए जो है उपयुक्तता होनी चाहिए। ये जो है आपकी डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है। एंड डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो है ये इतनी ज़्यादा नेसेसरी नहीं होती है, हम कह सकते हैं नॉन एसेंशियल होती है। लेकिन ये जो है किसी भी जॉब को करने के लिए जो है, जैसे आप अपनी जॉब को पक्का करने के लिए ये ज़रूरी भी होती है। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि ये उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट इसकी अगर हम बात करें, एंड देखिए इसकी अगर हम बात करें मिनिमम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की, इसके बिना तो आप एग्ज़ाम को फिल भी नहीं कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती है। एंड अगर आपको मिनिमम एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एंड डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन दोनों की नॉलेज रहती है, ये तो आपकी होती है एक नेसेसरी। एंड डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन का भी अगर आपको पता रहता है तो किसी भी जॉब में सिलेक्ट होने की आपके चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। देखिए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं इसके मोड ऑफ़ सिलेक्शन की। तो काफ़ी बच्चों को इसके बारे में भी पता नहीं है अभी भी। तो देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन की बात अगर हम करें तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट कंसिस्टिंग 170 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर जनरल नॉलेज। तो देखिए आपको 170 क्वेश्चन जो है 170 मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एंड आपको जो है जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन भी आएंगे, जनरल नॉलेज होगी और हिमाचल प्रदेश के क्वेश्चन आपको आएंगे। देन आपको करंट अफेयर पूछी जाएगी, एवरीडे साइंस के क्वेश्चन आएंगे, वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएंगे, सोशल साइंस, लॉजिक, जनरल इंग्लिश ऑफ +2 स्टैंडर्ड एंड जनरल हिंदी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड। तो आपको इंग्लिश जो है वो +2 स्टैंडर्ड की आएगी और हिंदी जो है आपको पूछी जाएगी मैट्रिक स्टैंडर्ड की। एंड देखिए सब्जेक्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, HPGK ये सब आपसे पूछा जाएगा। करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, वर्ड प्रोसेसिंग। एंड आपसे मे बी आपसे ट्रैफिक लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं, शायद पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मे बी आपको 5 या 6 क्वेश्चन या 10 के करीब क्वेश्चन जो हैं ट्रैफिक लॉ से देखने को मिल सकते हैं। देखिए अगर हम बात करें कि ट्रैफिक लॉज के क्वेश्चन जो हैं आप कहाँ से करें, तो देखिए हिम एग्ज़ाम www.himexam.com करके एक वेबसाइट है, वहाँ पर जो है ट्रैफिक लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन करवाए हुए हैं। तो वहाँ से जा कर के आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, वहाँ पर आपको ट्रैफिक लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। एंड देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, इसकी अगर हम बात करें, इसकी काफ़ी बच्चों को है थोड़ा रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से देखें। तो देखिए यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। एंड आप गूगल पर भी सर्च कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको जो है वर्ड प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो काफ़ी देखने को मिल जाएंगे। और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग की आपको जो है यहाँ पर
10 या 15 क्वेश्चन जो हैं देखने को मिल सकते हैं। एंड देखिए इस सेक्शन की अगर हम बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एचपीजी के हर एक सेक्शन से आपको 15 से 20 के करीब क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकते हैं। एंड करंट अफेयर की अगर हम बात करें कि करंट अफेयर आप कौन से देखिए कहाँ तक की पढ़ें, तो देखिए आप नवंबर 2020 से लेकर के अगस्त 2021 तक की जो है करंट अफेयर देख लीजिए, क्योंकि देखिए अगस्त 22 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तब भी आप अगस्त मंथ की जो है करंट अफेयर जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक ही आप जो है अच्छे से कर लीजिएगा। वैसे आप नवंबर 2020 से लेकर के अगस्त 2020 तक की जो है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक की बिल्कुल करंट अफेयर अच्छे से कर लीजिए। इंग्लिश का तो आपको पता ही है कि यहाँ पर +2 स्टैंडर्ड की आपको इंग्लिश आएगी, जिसमें आपको सिनोनिम, एंटोनिम्स जो कि आपको पता ही है, इडियम, फ्रेजेस वगैरह पूछे जाते हैं। और हिंदी जो है मैट्रिक स्टैंडर्ड की पूछे जाने वाली है। तो ये कुछ बन जाता है जिससे रिलेटेड आपको थोड़ी सी दिक्कत थी, तो आई होप कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी। तो बाकी मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया, ज़्यादातर आपको इसी में प्रॉब्लम आ रही थी, ट्रैफिक लॉस एंड वर्ड प्रोसेसिंग की। तो देखिए ट्रैफिक लॉस जो है आप हिम एग्ज़ाम की वेबसाइट पर जाकर के देख लीजिए। एंड वर्ड प्रोसेसिंग आपको यूट्यूब पर इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। एंड आप गूगल करके भी सर्च कर लीजिए, तो आपको वहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। तो देखिए आज के लिए हम ये सब डिस्कस हमने कर लिया, इतना ही डिस्कस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की अगर आप और वीडियोस पाना चाहते हैं तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।